हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एमएस स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, जिनके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका जन्म 1907 और निधन 2003 में हुआ था। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वो हरिवंश राय बच्चन जी का ही है। और आज की हमारी जो गद्य है जिसमें श्यामा जो हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी थी और बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की। सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गए और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई है। और ये जो संस्मरण है यानी कि जो यादगार एक प्रसंग है, उसमें बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों के जो याद है वो इस गद्य में है वो प्रस्तुत की गई है। तो चलो हम जो ये गद्य है, जो संस्मरण है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, वो हम हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा जो लिखी गई ये कृति है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका जन्म सन 1907 ईस्वी सन और निधन सन 2003 ईस्वी सन में हुआ था। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया है। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद के विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। हिंदी साहित्य में हमारे जो हरिवंश राय बच्चन जी है, उनका नाम, उनकी एक ही कृति है, उनसे ही उनका नाम है वो अमर हो गए और आज भी लोग हैं उन्हें याद कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने विपुल मात्रा में यानी कि उन्होंने साहित्य सर्जन बहुत ऐसी कृति है उन्होंने लिखी है। और छायावादोत्तर जो काल है उस समय के कवियों में बच्चन जी है एक विशिष्ट प्रकार के सर्जक भी रहे हैं। उन्होंने जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय वहाँ पे उन्होंने अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया। फिर वो दिल्ली के कहीं सरकारी सेवा में भी काम किया, फिर आकाशवाणी और ऐसे भी 2-3 स्थल है वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। और राष्ट्रपति के द्वारा बच्चन जी को राज्यसभा का सदस्य है वो भी मनोनीत किया था। फिर उनकी जो प्रारंभिक नौकरी थी, उनकी जो शुरुआत की नौकरी थी वो उन्हें पायोनियर प्रेस में उन्होंने की थी। और मधुशाला नाम की जो उनकी कृति है और उनके रूप में उनको इतनी शोहरत यानी इतना मान सम्मान मिला कि मधुशाला का सभा, फिर सम्मेलन रहता है, हम जैसे रहते हैं ना सब कवि साथ में इकट्ठे होके सम्मेलन मतलब रचते, मुशायरा रहता है, फिर कवि गोष्ठी रहती है। तो उस समय उस हर जगह ये मधुशाला नाम की जो कृति है उनका उल्लेख है वो होता था। और जब भी ये बात आती थी तो बहुत सारे लोग हैं वो बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाग्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपके कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमिक पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई है। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वहाँ से जॉन पेट्स नाम एक कवि थे, उनकी समग्र वाग्मय, उनकी मतलब कि जो रचनाएं हैं उन्होंने उन पर और उनकी जो वाणी है उन पर उसने पीएचडी की थी। और उन जो केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में उन्होंने हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम है वो कार्य भी किया है। और कई ऐसे पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया है, जैसे कि सोवियत लैंड पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। तीर पर कैसे रुक में आज लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोग की जबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल, अंतर और एकांत संगीत नामक इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है।
तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली आत्मकथा का अंश है। जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पत्नी भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। बच्चन जी के द्वारा बहुत सारी ऐसी जो पंक्तियाँ भी जो लिखी गई है वो आज भी लोगों की जबान पर आती है। मधुशाला है, निशा निमंत्रण है, सप्तरंगिनी है, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक उनके जो सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो उन्होंने आत्मकथाएं भी लिखी है, जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार के सोपान तक, ऐसे जो शीर्षक है उस शीर्षक में उसने 4 खंड में उनकी जो आत्मकथा है वो भी लिखी है। और आज की जो हमारी इकाई है मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, वो जो क्या भूलूं क्या याद करूं उनमें से ही लिया गया है। और जो श्यामा है वो हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी थी, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी, मतलब जीवन भर साथ देने वाली, जिसे कहते हैं हम पत्नी, अर्धांगिनी, अर्धा जो अंग कहते हैं पति का, जो हमेशा उसके सुख दुख में उससे साथ रहती है, वो सही अर्थ में है, वो श्यामा है, वो हरिवंश राय बच्चन जी की जीवन संगिनी है, वो साबित हुई थी। क्योंकि जो श्यामा की जो बीमारी है वो खुद की बीमारी नहीं थी, वो बीमारी बच्चन जी की थी, पर सेवा करते करते उन्होंने अपने पे वो ले ली थी। और बच्चन जी का जो भी मंतव्य यही था कि श्यामा की जो पति भक्ति है, कर्तव्य परायणता, मतलब कि उनके पति के प्रति उनका जो कर्तव्य है और निष्ठा का जो प्रतीक है वो यहाँ पे श्यामा के द्वारा है वो दिया गया है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्यसभर निरूपण मिलता है। तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का भी चित्र देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है, जिसका शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। कि हमारा जो यहाँ पे आत्मकथा अंश जो दिया गया है उनमें जो श्यामा की बीमारी का दर्दनाक, मतलब ते दर्द से भरेला और कारुण्य सभर निरूपण यानी कि आलेखन है वो किया गया है। तो दूसरी तरह जो हमारे लेखक है, तो लेखक की भी जो भावुकता है, जो संवेदनशीलता है वो भी देखने को मिलती है। क्या भूलूं क्या याद करूं वो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। और हिंदी के इस सुप्रसिद्ध जो कवि ने अपने संस्मरण जो है, अपने मतलब कि जो यादगार जो प्रसंग है वो उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित निरूपण है वो किए गए हैं। और कवि ने अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का भी चित्र है वो दे देता है। और प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और उनका जो शीर्षक दिया गया है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली, जो विषय वस्तु के अनुसार भी योग्य है। तो चलो हम है वो शुरुआत करते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। शुरुआत में ही हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मुझे अपनी बीमारी, मतलब कि उसको जब भी कोई छोटी मोटी बीमारी होती थी तो उसको दुलारना यानी कि उसको लाड प्यार करना। तो वो ऐसे मतलब कि लाड प्यार करना मतलब बीमारी को लाड प्यार नहीं करना, मतलब कि वो बीमारी को इतना ध्यान में नहीं लेते थे और बीमारी के प्रति वो एकदम निर्भय, यानी कि उसको किसी भी प्रकार का डर भी नहीं था। शायद इसीलिए कि उन्होंने गांधी जी के एक लेख में उन्होंने पढ़ा था कि बीमार होना वो एक अपराध है, गुनाह है। क्योंकि हमें जो ईश्वर के द्वारा जो शरीर दिया गया है उसे अगर हम ही स्वस्थ न रखें तो अगर वो हमारा जो शरीर है वो बीमार हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार भी हम ही है, तो हम ही तो अपराधी है। बस इसी बात और इसी तर्क को लेकर लेखक है वो आगे वो उसे ले गए और वो ऐसा सोचने लगे कि अपराधी को दंड
देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारियां होती, जुकाम है, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरभुट्टे बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पड़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्ठी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती थी। जब भी लेखक को कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, जैसे कि जुकाम होना, बुखार है या खांसी है, सिर दर्द है, तो लेखक है वो कभी खाट पर न लेटना, यानी कि वो कभी आराम नहीं करते थे, पर अपने आप से ज़्यादा काम में लेते थे। और उसे कभी भरे भुट्ट यानी कि ज़्यादा बुखार, ज़्यादा जब भी उसे कुछ ज़्यादा बुखार भी होते थे, तो उस समय वो जो रात की ट्यूशन लेने जाते थे, उसकी उसको याद है। और जो उस समय जो बुखार की गर्मी और तेज़ी में जो बुखार बढ़ता है, तो उसमें से वो और जोश से पढ़ाते थे। और वो ऐसा सोचते थे कि मजदूरी करके रोटी कमा लेते हैं, मतलब कि जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके जो रोटी कमाने वाले हैं, उसको बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? बीमारी जो है वो अमीर यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं, उनकी हरमजदगी, की उनका हरामीपन है। गरीब को उसे अपने पीछे लगाना नहीं चाहिए। लिखने में जब भी लेखक है वो लिखते थे, तो उसमें ऊंचा बुखार उसे सब तरह से सहायक यानी उसके मददगार, उसका प्रेरणा स्रोत और उससे प्रोत्साहक लगता था। कि अगर कैसा है कि अगर हमें कुछ भी मतलब छोटी मोटी बीमारी यानी बुखार भी आ जाए, तो हम खाट पकड़ लेते, मतलब कि आराम करने लगते। पर लेखक है वो उससे उल्टा करते थे। उसे कभी मतलब बुखार आता या और कोई बीमारी होती है, तो वो अपना मन मतलब कि वो कुछ करने में, काम करने में है वो लगा देते थे। तो लेखक यही वही बात यहाँ पे बता रहे कि जब लिखना रहता है, तो ऊंचा बुखार भी उसे हर तरह से सहायक और प्रेरणादायक है वो बनता है। एक तरह की आग, जैसे बुखार की जो आग है, उसी तरह से उसी आग में उसकी जो अनुभूतियों में जो ताप आता था, जिसमें गल पिघल कर उनका हृदय है वो ढलता था। और एक तरह की भट्ठी जिसमें उनके जो विचार है, उनके भाव, उनकी कल्पनाओं को एक उबाल मिलता था, और उसी तरह से वो अपनी कृति, अपना साहित्य है वो लिखते थे। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था, तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। लेखक यहाँ पे भी वही बात बताना चाहते हैं कि अगर लेखक नहीं कहेंगे कि अगर बुखार है तो बुखार में अदबदा यानी कि हट करके वो लिखते थे, ऐसा नहीं है। पर अगर वो लिखना भी चाहते थे, तो बुखार या और अन्य कोई भी बीमारी है, उनके लिखने में उसकी बाधा नहीं बन सकती थी। और जब भी हल्का यानी कि थोड़ा सा भी बुखार रहता है, तो उनके सारे काम यानी हस्ब मामूल यानी कि उसके जो नित्य नियम के अनुसार जो काम है, वो सारे काम है वो होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था, तो वो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेखक का बदन कोई छूता है जो बुखार रहता है, तो कोई उसे कहता भी है कि आपको तो बुखार है, तो लेखक उसे पट से जवाब देना है, यानी कि तुरंत वो निर्भय होके उत्तर दे देते थे कि हाँ बुखार है और मैं भी तो हूँ। और तभी शायद किपलिंग है, जिनका पूरा नाम है रुडयार्ड किपलिंग, वो एक ब्रिटिश लेखक है, साहित्यकार है, और उनका जन्म 30 दिसंबर 1865 में मुंबई में हुआ था। तो उनकी जो आत्मकथा में उन्होंने लिखा था कि उसे कभी कभी अगर ज़्यादा बुखार में भी काम करना पड़े, और जब उसे बुखार होता था, तो वो अच्छी अच्छी कहानियाँ है वो लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है। वह कैसे बन पड़ा, इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं सांत्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर
और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान मैंने प्लूरसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं कि बुखार में मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं कम लिखना कि ये सब, बुखार में भी वो है वो लिखते रहे थे। उसी समय उन्होंने दो चट्टानें नाम की जो उनकी कृति है, और सबसे बड़ी जो कविता है सांत्र है, वो भी ज्यापाल सांत्र है, वो एक फ्रेंच और जर्मन सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में है वो जानती है, जो उसे नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर मिला था। और दो चट्टानें उन्हें सिसिफस बरकस हनुमान जैसी उन्होंने जो कविताएं है वो उसने लिखी थी। वो प्लूरसी में पढ़कर, प्लूरसी क्या है तो फेफड़ों में पानी भर जाना, उसे मतलब कि वो एक प्रकार की बीमारी है और उस बीमारी में फेफड़ों में वो पानी भर जाता। तो उस समय उसने प्लूरसी में भी लिखा था। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया, काम के पीछे बुखार भागे। लेखक ने जो प्लूरसी में जो ये कृतियाँ लिखी थी, बहरहाल यानी कि कोई भी स्थिति में अपनी जवानी पे थे जब, तब लेखक उससे कोई भी मतलब बीमारियां है वो उसे पराजित नहीं कर सकते, पर लेखक अपनी जिद से बीमारी को है वो हरा देते थे। और ऐसे छोटे मोटे जो बुखार शुखार है वो कितने दिन चलता। और उनका विश्राम तिवारी जी है, उनकी एक जो पंक्ति थी कि मार के पीछे भूत भागे, तो उन्होंने उसी पंक्ति को अपने प्रयोग में लेके उन्होंने सिद्ध किया तो कि काम के पीछे बुखार भागे। और सही बात भी है। अगर हमें कोई छोटी मोटा बुखार भी है, ज़ुकाम भी है, या कोई भी छोटी बीमारी है, अगर हम ऐसे ही खाट पे लेटे रहेंगे और आराम करते रहेंगे तो वो उससे अच्छा है कि अगर हम अपना मन किसी काम में रखेंगे तो वो जल्दी से हम ठीक भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी वैसे हरिवंश राय बच्चन जी की ये जो पंक्ति है वो हमें भी काम में आ सकती है कि काम के पीछे बुखार भागे।